बात उन दिनों की है जब हमारा कॉलेज खत्म हो रहा था। कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की, हमारी यूनिवर्सिटी क्वीन नुआन मेरे पास आई और मेरे हाथ में 40 लाख थमा दिए। कहने लगी मुझसे 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। मैंने भी हाँ कर दी, पर उन 3 सालों के चक्कर में मैं ये भूल ही गया कि ये सब बस एक दिखावा था। आज सुबह जब मैं नींद में था तो गलती से उसके बिस्तर पर जा लेटा, पर भाई उसने तो मुझे लात मारकर नीचे गिरा दिया। चिल्लाकर बोली, कमीने, मुझे हाथ भी मत लगाना। बस वही मेरा दिल टूट गया। पिछले 3 सालों से मैं अपनी आत्मा और शरीर दोनों पर ये जुल्म सह रहा था, पर आज बस हो गया भाई, अब और नहीं सहा जाता। ब्रेकफास्ट की टेबल पर सब शांत था, तभी मैंने बम फोड़ा, नुआन चलो अब तलाक ले लेते हैं। बस फिर क्या था, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वो गुस्से में तमतमा उठी और बोली, तलाक चाहिए तो पहले वो 40 लाख वापस कर जो मैंने तुझे दिए थे। उसने तो मुझे धमकी तक दे डाली कि अगर पैसे नहीं दिए तो सीधा जेल भिजवा देगी। उसकी बातों में जो अकड़ थी वो साफ बता रही थी कि वो अभी मुझे छोड़ने के मूड में नहीं है। शायद इन 3 सालों में उसे आदत हो गई थी कि ये येजून हमेशा उसके पास ही रहेगा। मैं बस मुस्कुराया और सिर हिला दिया। मैंने कहा, तलाक ले लेते हैं नुआन, इससे पहले कि वो वापस आए और चीजें बिगड़े। हमारा अलग होना ही ठीक है। इन 3 सालों में तूने मेरा ख्याल रखा, उसके लिए शुक्रिया। और रहे तेरे 40 लाख तो वो मैं 1 साल के अंदर तुझे वापस कर दूंगा, ये मेरा वादा है। मैंने पूछा, आज टाइम है क्या? दोपहर को चले पेपर साइन करने, पर उसकी ईगो तो आसमान पर थी। वो बोली, दोपहर की जरूरत नहीं है, अभी चलते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस खुलने के 10 मिनट के अंदर हम बाहर थे। हाथ में तलाक के कागज थे। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं, अपनी कार स्टार्ट की और फर्राटे से निकल गई। मैं वही खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। मन में बड़ी कड़वाहट थी, पर वो अभी 200 मीटर भी नहीं गई थी कि उसके फोन की घंटी बजी और उसने गाड़ी किनारे रोक दी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से वो खास दोस्त बोला, नुआन, कल रात उस लड़के ने मेरा फोन क्यों उठाया था? मैं तो तुझे ये खुशखबरी देने वाला था कि मैं वापस आ रहा हूँ। उसने आगे कहा, जब मैंने उसे सब बताया तो वो बड़े मजे से बोला कि उसे सब पता है। क्या तुम दोनों के बीच, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? नुआन ने चिनकर कहा, फालतू की बातें मत सोच। कल मेरा फोन नीचे रखा था, बस इसलिए उसने उठा लिया। और कुछ कहना है? मैं बहुत बिजी हूँ। फोन पर किसी और औरत की आवाज सुनकर नुआन ने झट से फोन काट दिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ थी। उसे लगा जैसे उसका दिमाग घास चरने गया था जो उसने ऐसे आवारा लड़के को पसंद किया। ऊपर से ये तलाक का तनाव, पेट में दर्द और अजीब सी बेचैनी। उसका ऑफिस जाने का मन ही नहीं हुआ। नुआन, जो ऑफिस की वाइस प्रेसिडेंट थी और कभी छुट्टी नहीं मारती थी, आज अचानक गायब थी। सब हैरान थे कि आखिर हुआ क्या। वो सीधे अपने घर पहुंची। अपनी माँ चेन नुआनक्यू के कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला। उसकी माँ अभी सोकर उठी ही थी। जैसे ही माँ ने अपनी लाडली बेटी को देखा, नुआन ने उन्हें गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मम्मी, मेरा और येजून का तलाक हो गया। सुबह के 11 बज रहे थे। नुआन को सोफे पर बैठा दिया गया था और उसके मम्मी पापा उसे घेरे खड़े थे जैसे कोई मुजरिम खड़ा हो। पापा वैसे तो अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे, पर आज वो भी उसे बचाने नहीं आए। आज तो मैडम की क्लास लगनी पक्की थी। उसकी माँ चिल्लाई, नुआन, तू पागल हो गई है क्या? तूने उसे हमेशा नीचा दिखाया, हमने कुछ नहीं कहा, पर तलाक, तुझे पता भी है कि पिछले कुछ सालों में तेरे बिजनेस में जो तरक्की हुई है वो किसकी वजह से है? तुझे क्या लगता है वो सारे प्रोजेक्ट्स अपने आप पूरे हो गए? वो येजून था जो आधी रात तक जागकर तेरे लिए काम करता था। वो घर का ख्याल रखता, तेरे खाने पीने से लेकर साफ सफाई तक देखता। बेचारे ने अपना सारा टैलेंट तुझ पर बर्बाद कर दिया। वो लड़का हर रोज तेरे लिए नाश्ता बनाता था, तेरे नहाने का गर्म पानी तैयार रखता था, यहाँ तक कि तेरे कपड़े भी वही धोता था। अभी कुछ दिन पहले ही तो तू कह रही थी कि घर में एक मर्द का होना कितना अच्छा होता है, और अब कह रही है कि तलाक ले लिया। सच में उस बेचारे की किस्मत ही फूटी थी जो उसे तेरे जैसी लड़की मिली। माँ की डांट सुनकर नुआन का चेहरा उतर गया, पर वो भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। पलट कर बोली, मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ या वो? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तलाक उसने मांगा है, मैंने नहीं। आपकी बेटी को उसने छोड़ दिया है। ये सुनते ही पापा से रहा नहीं गया। उन्होंने फोन निकाला कि अभी उस लड़के की खबर लेते हैं। उनकी नजर में उनकी बेटी दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की थी। भला कोई उसे कैसे छोड़ सकता है? पर फोन लगने से पहले ही माँ ने जोर से डांटा, आपको शर्म नहीं आती उसे फोन करते हुए? अगर उसने पलटकर ये कह दिया कि नुआन के दिल में कोई और है तो क्या जवाब दोगे? क्या तुझे लगता है मुझे नहीं पता कि तू उस डू परिवार के लड़के के इंतजार में बैठी है? नुआन, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर तू उस लड़के के पास गई तो मैं तेरे सारे शेयर्स वापस ले लूंगी। फिर देखते हैं वो लड़का तुझे अपने पास रखता है या लात मारकर बाहर निकालता है। नुआन ने अकड़ कर कहा, शेयर तो पापा के नाम है। माँ ने पापा को एक तीखी नजर से देखा और बोली, क्यों जी, क्या आपको फिर से बॉक्सिंग करने का शौक चढ़ा है? पापा तुरंत लाइन पर आ गए और नुआन से धीरे से बोले, बेटा, इस बार मैं तुम्हारी मम्मी के साथ हूँ, हम तुझे उस दूध जूतें के साथ कभी नहीं रहने देंगे। नुआन ने गुस्से में अपने मम्मी पापा की तरफ देखा। वो दांत पीस कर बोली, अरे अब वो येजून ही मुझे नहीं चाहता,
ये मेरी गलती नहीं है। कल रात उस दूध जुतें का फोन आया था। वो कह रहा था कि वो वापस आकर मुझसे शादी करेगा। वो फोन येजून ने उठा लिया और आज सुबह उसने तलाक मांग लिया। अब इसमें मेरी क्या गलती? अगर वो इतना ही अच्छा है तो जाओ उसी को जाकर ढूंढो। नुआन की ये बातें सुनकर माँ का गुस्सा और बढ़ गया। नुआन की माँ ने अपनी बेटी की तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रही हो, बेटा ये नौटंकी किसी और को दिखाना। उन्होंने साफ कह दिया, तुझे क्या लगता है तेरी ये छोटी मोटी चालें मुझे समझ नहीं आती? वो दूध जुतेंग वापस आ रहा है ना, आने दे। कल से तेरा ये बंगला आधे दाम पर बिकने जा रहा है। अब तलाक हो गया है तो चुपचाप बोरिया बिस्तर समेट और घर वापस आ जा। और सुन, अगर रात के 9 बजे के बाद घर के बाहर दिखी तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। याद रखना, अब तू चाहे किसी से भी इश्क लड़ा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस वो डू खानदान का लड़का नहीं होना चाहिए। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। आज तू घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। मैं खुद जा रही हूँ येजून से मिलने। मुझे भी तो पता चले कि आखिर उस सीधे साधे लड़के ने तलाक क्यों मांगा। नुआन, दुआ करना कि येजून मुझे सच सच बता दे कि तूने क्या गुल खिलाए हैं। इतना कहकर माँ उठी और जाते जाते नुआन के पापा को एक ऐसी खतरनाक नजर से देखा कि बेचारे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। माँ ने साफ इशारा कर दिया कि अगर पापा ने नुआन को घर से बाहर जाने दिया तो उनकी खैर नहीं। आखिर माँ आर्मी बैकग्राउंड से जो थी वो घुमा फिराकर बात करना नहीं जानती थी। पापा तो हमेशा से गुड कॉप बने रहते थे, इसलिए माँ को थोड़ा सख्त होना पड़ता था। अगर वो डंडा न उठाती तो ये बिगड़ैल बेटी किसी के काबू में नहीं आती। माँ कमरे से अपनी प्रॉपर्टी के कागजात लेकर आई और नुआन को घूरते हुए बोली, अगर तूने कोई चालाकी की तो तेरे चाचा को बुला लूंगी तुझे सुधारने के लिए। अब घर पर ही बैठी रह, मैं जा रही हूँ तेरा घर बेचने और अपने बेटे येजून से मिलने। नुआन पीछे से झुझलाकर बोली, हाँ जाओ, मैं तो जैसे आपको कूड़े के ढेर में मिली थी। जाओ अपने प्यारे बेटे येजून के पास ही जाओ। पर माँ ने उसकी एक न सुनी और धड़ाम से दरवाजा बंद करके निकल गई। उधर मैं सड़क पर आवारा बादलों की तरह भटक रहा था, ये सोचकर कि अब कहाँ जाऊं। तभी अचानक जेब में फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सासू माँ का नाम देखते ही मेरे माथे पर पसीना आ गया। भाई, इस औरत से तो अच्छे अच्छे डरते हैं। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया और बोला, हेलो, नमस्ते आंटी जी। उधर से आवाज आई, ओए छोकरे, क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे बहुत ज्यादा लाड प्यार दे रही हूँ? खबरदार जो मुझे फिर से आंटी बोला, सीधा आर्मी हेडक्वार्टर फोन लगाऊंगी और तुझे वही ढेर करवा दूंगी, समझा? मैंने तुरंत थूक गटकते हुए कहा, सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई। मम्मी जी बोली, ये हुई न बात, दोपहर हो गई है, कुछ खाया पिया या नहीं? मैं बख्तिन रेस्टोरेंट में तेरा इंतजार कर रही हूँ। मुझे तेरे और नुआन के तलाक की पूरी कुंडली चाहिए। सिर्फ 10 मिनट दे रही हूँ तुझे, अगर तू नहीं पहुँचा तो। मैंने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मम्मी जी मुझे पता है आप फौज भेजकर मुझे उठवा लेंगी। मैं बस 10 मिनट में वहाँ मरते पड़ते पहुँचता हूँ। गर्मी का मौसम था, लू चल रही थी, कोई ऑटो टैक्सी नहीं मिली तो मैं पागलों की तरह भागता हुआ रेस्टोरेंट पहुँचा। जब मैं केबिन में घुसा तो मम्मी जी फोन निकालने ही वाली थी। मुझे हाफते हुए देखकर उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया। शायद वो खुश थी कि तलाक के बाद भी मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूँ। चलो अब सच सच बताओ कि तलाक क्यों हुआ? सोच समझ कर जवाब देना, वरना यही तेरा काम तमाम कर दूंगी। मम्मी जी की डांट सुनकर मैंने डर के मारे झूठ बोल दिया कि मुझे कोई बीमारी है और मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मम्मी जी ने तुरंत कहा, अच्छा रुक, मैं अभी नुआन को फोन करती हूँ, वो तुझे हॉस्पिटल ले जाएगी। अब मेरी जान हलक में अटक गई। अगर मैं पकड़ा गया तो आज मेरी चटनी पक्की थी। मैंने एक गहरी सांस ली और सच उगलने का फैसला किया। मम्मी जी, असल बात यह है कि हमारी शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट थी। 3 साल पहले जब मेरी सगी माँ का ऑपरेशन होना था तो मुझे 40 लाख की सख्त जरूरत थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने नुआन से मदद मांगी। उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और मुझे कॉन्ट्रैक्ट पति बना लिया ताकि वो आप दोनों के दबाव से बच सके। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के 3 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए मैंने उसे आजाद कर दिया। मैं उसकी जिंदगी और खराब नहीं करना चाहता था। मैंने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया ताकि नुआन बच जाए। पर सासू माँ का ध्यान तो कहीं और ही था। उन्होंने मेरी बात काटकर अजीब सा सवाल पूछा, क्या मैं तुझे बहुत बुरी दिखती हूँ? मैं हकबकाया, नहीं नहीं मम्मी जी, आप तो जरा भी बूढ़ी नहीं लगती। बूढ़ी शब्द तो आपकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। सच कहूँ तो जब आप बाहर निकलती हैं तो लोग समझते हैं कि आप और नुआन बहनें हैं। ये सुनकर मम्मी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो गंभीर होकर बोली, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? हाँ, तो क्या इन 3 सालों में तुझे उससे प्यार नहीं हुआ? देखो, मेरी बेटी में कमियां बहुत है। वो आलसी है, कामचोर है और बस दिखावा करती है कि उसे सफाई पसंद है। सच तो ये है कि वो बहुत बड़ी आलसी है। पढ़ाई और शक्ल सूरत के अलावा उसमें कोई खास खूबी नहीं है। पर फिर भी क्या तुझे उसके लिए कभी कुछ महसूस नहीं हुआ? इतने सालों में तो एक पालतू कुत्ते से भी लगाव हो जाता है। अरे मेरा मतलब तुझे कुत्ता कहना नहीं था, मैं तो बस मिसाल दे रही थी। मम्मी जी की तेवर देखकर मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने पसीना पोंछते हुए कहा, मम्मी जी आप तो मेरा बैकग्राउंड जानती ही हैं। अगर मेरी मजबूरी न होती तो नुआन जैसी अमीर और खूबसूरत लड़की मुझसे बात तक नहीं करती। येजून देख बेटा, एक बात तो साफ है कि नुआन जैसी लड़की तुझसे उस तरह कभी बात नहीं करेगी जैसी तू उम्मीद करता है। आखिर दुनिया में मेलजोल और खानदान भी तो कोई चीज होती है ना।
तू चाहे नुआन को कितना भी पसंद कर ले, पर सच तो ये है कि उसका और तेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। सब बेकार है। उसका दिल तो किसी और के लिए धड़कता है। तू ही बता, वो डू खानदान का छोरा डू चुतेंग, तुझे क्या लगता है, क्या वो वाकई नुआन के लिए मरा जा रहा है? अरे नहीं, उसकी नजर तो नुआन के उन शेयर्स पर है जो शुआंगजांग ग्रुप में उसके नाम है। सिर्फ ये पागल नुआन ही है जिसे लगता है कि उसका वो डू जुतेंग उससे सच्चा प्यार करता है। और तूने तलाक लेने से पहले एक बार अपनी इस माँ को बताना भी जरूरी नहीं समझा? अब देख क्या रायता फैल गया है। वो डू वापस आ गया है। ये नुआन तो निरा बुद्धू है जो खुद चलकर आग में कूदना चाहती है। क्या वो चाहती है कि हम दोनों की पूरी उम्र की कमाई उस डू फैमिली की झोली में चली जाए? कभी कभी तो मुझे सच में अफसोस होता है कि काश मेरा एक बेटा होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। सासू माँ की ये बातें सुनकर मेरी तो बोलती बंद हो गई। अब भाई इस पर मैं हाँ बोलता तो भी फंसता और ना बोलता तो भी। खैर शुक्र है कि मम्मी जी ने मुझे और ज्यादा नहीं कुरेदा। उन्होंने अपने पर्स से 10 लाख रुपए निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिए। कहने लगी, तलाक हो गया सो हो गया, मैं कोई पुराने ख्यालात की औरत नहीं हूँ। पिछले 3 साल तूने मुझे मम्मी कहा है। अब भले ही तू मेरा दामाद न रहा हो, पर मेरे लिए तो तू मेरे आधे बेटे जैसा ही है। नुआन का स्वभाव मैं जानती हूँ, वो बड़ी कंजूस और जिद्दी है। अगर तेरे पास इस वक्त जेब में 10,000 भी हो तो मेरा नाम बदल देना। ये पैसे रख ले, अभी काम आएंगे। और सुन, इस शहर को छोड़कर भागने की सोचना भी मत। कल को मुझे या तेरे ससुर जी को कोई काम पड़ा तो तू ही तो दौड़ कर आएगा। अगर मना किया ना तो सीधे आर्मी वालों से कहकर तुझे गोली मरवा दूंगी। मैंने भी झट से पैसे पकड़ लिए। भाई किसी का एहसान लेना भारी पड़ता है, पर सासू माँ की बंदूक के आगे मना करना उससे भी ज्यादा भारी था। उनकी गर्म मिजाजी से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। खाना खाते वक्त वो अचानक बोली, नुआन को लगता है कि वो सबको अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। मैंने बस चुपचाप सिर हिला दिया। वो मुझे गौर से देखने लगी और बोली, जितना तुझे देखती हूँ उतना ही तू मुझे पसंद आता है। तू दिखने में भी हीरो है और अक्लमंद भी बहुत है। नुआन के साथ तेरी जोड़ी एकदम फिट थी। फिर उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ी और पूछा, ये जून, क्या तू वापस हमारी शुआंगजांग कंपनी में आना चाहता है? मैं तेरे ससुर जी से कहकर तुझे प्लानिंग हेड बनवा दूंगी। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मम्मी जी मजाक मत कीजिए। अगर मैं वापस कंपनी गया तो नुआन को लगेगा कि मैं अब भी उसके पीछे पड़ा हूँ। अब तलाक हो गया है तो दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। वैसे भी कंपनी के आधे लोग तो जानते ही नहीं कि मैं उसका पति था, पर जो जानते हैं वो बातें बनाएंगे। ऊपर से वो डू वापस आ रहा है। अपनी एक्स वाइफ को किसी और के साथ घूमते देखना, भाई दिल में तो चुभन होगी ही। इसलिए मुझे अपनी ये छोटी सी जिंदगी शांति से जीने दीजिए। मम्मी जी के चेहरे पर थोड़ी निराशा दिखी। उन्होंने एक ठंडी आह भरी। बेटा, तेरी ये जो खुददारी है ना, वो तूने हम पर तो खूब दिखाई, पर उस बुद्धू नुआन पर कभी नहीं दिखाई। उसे तो आज भी यही गलतफहमी है कि उसने तुझे सब कुछ सिखाया है, जबकि असली हुनर तो तेरा था। अगर तू अड़ा ही है तो मैं जिद नहीं करूंगी, पर सुन, अभी दोबारा शादी की जल्दी मत करना। अगर कोई लड़की पसंद आए तो पहले मुझे बताना। अगर वो सीधी तरह नहीं मानी तो हम पैसों की गड्डियां मारकर उसे मना लेंगे। मैंने हंसकर कहा, मम्मी जी अभी मेरा प्यार व्यार का कोई इरादा नहीं है। पहले खुद को संभालूं, रहने के लिए एक घर देख लूं, फिर सोचूंगा। तभी मम्मी जी का फोन फिर से बज उठा। ये चौथी बार था। उन्होंने झुंझलाकर फोन उठाया। अरे यार, जान लोगी क्या, मैं अपने दामाद के साथ खाना खा रही हूँ और तुम लोग बार बार टोक रहे हो। रुको, मैं आकर तुम्हारी जेबें ढीली करती हूँ। दूसरी तरफ से उनकी सहेली झाओ मौसी बोली, क्या ये जून तुम्हारे साथ है? उसे भी साथ लाओ ना, जरा हम भी तो उसे लाड प्यार करें। सुना है वो खाना बहुत लाजवाब बनाता है। आज रात मेरा पति घर पर नहीं है। तो सासू माँ चिल्लाई, ए बेशर्म औरत, मेरे दामाद को फुसलाना बंद कर। मम्मी जी ने मुझसे पूछा, ये जून, तेरी झाओ मौसी बुला रही है, चलेगा क्या? मैंने घबरा कर कहा, नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे अभी नुआन के लिए सब्जियां खरीदने जाना है। बोलते बोलते मैं रुक गया। आदत भी क्या चीज होती है भाई, तलाक हो गया है फिर भी जुबान पर वही पुराने काम रटे हुए हैं। फोन पर वो सहेली जोर से हंसी और मम्मी जी को चिढ़ाने लगी। खैर सासू माँ अपनी शानदार SUV में बैठकर चली गई। मैं फिर से उसी सड़क पर खड़ा था, पर अब मन में एक नया जोश था। एक नई शुरुआत का वक्त आ गया था। मैंने एक सिगरेट सुलगाई। मैं सीधा एक प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचा और अपने लिए एक आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट पसंद किया। मुझे पता था कि वो 40 लाख का कर्ज बचा बचाकर पूरा नहीं होगा। उसके लिए तो बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। दूसरी तरफ नुआन की हालत पतली थी। उसका घर बिक चुका था। मम्मी जी ने बड़े प्यार से उसे बताया कि वो जुए में घर हार गई है और अब उसे झाओ मौसी के पास जाना होगा। नुआन उस झाओ मौसी से बहुत डरती थी। वो मौसी उसे दीदी कहने पर मजबूर करती थी और हमेशा ऐसे बेहुदा सवाल पूछती थी कि नुआन शर्म से लाल हो जाती थी, जैसे कि ये जून का स्टैमिना कैसा है,
नुआन बेचारी इन सब मामलों में एकदम कोरी स्लेट थी। अब वो अपने बिस्तर पर बैठी सोच रही थी, क्या मैं सच में डू जुतेंग से प्यार करती हूँ या वो बस एक सहारा था। वो तो सालों से बाहर है। वक्त के साथ तो यादें धुंधली पड़ जाती है। शुरू में जब शादी हुई थी तो घंटों लंबी बातें होती थी, पर धीरे धीरे वो कॉल 1 घंटे की रह गई और आखिर में तो हाल ये हो गया कि फोन सिर्फ तभी आता था जब मैं उसे आवाज देता था कि नुआन, खाना तैयार है, आकर खा लो। ये वो दिन थे जब मेरा एक ही काम था, उसका ख्याल रखना। हर महीने जब उसे वो मुश्किल दिन आते थे तो मैं सुबह सुबह उठकर उसके लिए गर्मा गर्म सूप या दाल का पानी तैयार करता था। मैं बड़े प्यार से उसे थर्मस में एनर्जी ड्रिंक भरकर देता था ताकि ऑफिस में उसे कमजोरी महसूस न हो। आज उन्हीं बातों को याद करके नुआन का दिल बैठा जा रहा था। उसके दिमाग में उस दूध जुतेंग की धुंधली सी तस्वीर अब और भी फीकी पड़ने लगी थी और मेरी यादें वो तो अब एकदम साफ और गहरी होती जा रही थी। नुआन को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसकी ईगो को चोट पहुंच रही थी कि जिसे उसने छोड़ दिया, या यूं कहें जिसने उसे छोड़ दिया, वो अब भी उसके ख्यालों में क्यों बसा है। उसे अपनी ही भावनाओं पर गुस्सा आ रहा था। मैं उस इंसान के बारे में क्यों सोच रही हूँ, ये सोचकर वो पागल हुई जा रही थी। आखिर में जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गाड़ी की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल पड़ी। वो सीधे एक बार में जा पहुंची, ऐसी जगह जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। दिल में डर था पर गुस्सा उससे भी बड़ा था। उसने पीना शुरू किया और जैसे जैसे नशा चढ़ा उसका गुस्सा बढ़ता ही गया। वो खुद पर झुंझला रही थी, नुआन तू कितनी बेकार है जो उस येजून को याद कर रही है। उस लड़के में आखिर है क्या, सिवाय इसके कि वो खाना बहुत लाजवाब बनाता है, घर को शीशे की तरह चमका कर रखता है, कपड़े एकदम कड़क धोता है, दिमाग का तेज है और दिखने में किसी हीरो से कम नहीं। बस यही सब तो है। पर सबसे बड़ी बात तो ये कि उस मामूली लड़के की हिम्मत कैसे हुई मुझे तलाक देने की। नशा इतना बढ़ गया था कि उसे होश ही नहीं रहा। उसके दिमाग से डूड जुतेंग तो गायब ही हो चुका था। बस मैं ही मैं था। तभी एक आदमी उसके पास आया। नमस्ते सुंदरी, क्या मैं आपको एक ड्रिंक पिला सकता हूँ? नुआन बस अकेले शांति से पीना चाहती थी। उसने उस 40 से 41 साल के आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा जो ब्रांडेड कपड़े पहनकर टशन मार रहा था। नुआन ने आव देखा न ताव उसे औकात दिखाना शुरू कर दिया। मेरा सालाना पैकेज करोड़ों में है, हाथ में जो घड़ी पहनी है ना वो लाखों की है, और घर में जो रिश्तेदार है वो बड़े बड़े सरकारी अफसर है। मुझे तेरी एक ड्रिंक की जरूरत नहीं है, चल निकल यहाँ से। वो अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और चुपचाप खिसक लिया। उसे समझ आ गया था कि ये औरत कोई मामूली चीज नहीं है। पर जैसे ही नुआन वहाँ से उठने वाली थी, एक टपोरी टाइप लड़का उसके पास आ गया। अरे मैडम, इतना गुस्सा क्यों? मेरे दोस्त वहाँ देख रहे हैं, थोड़ी इज्जत रख लो। चलो हमारे साथ एक जाम हो जाए। अकेले पीना भी क्या पीना। वो लड़का बदतमीजी पर उतर आया। हाय रब्बा, टांगे तो देखो कितनी कातिल हैं। अगर छोटा भाई थोड़ा हाथ लगा दे तो बुरा तो नहीं मानोगी? नुआन का खून खौल उठा। उसने चिल्लाकर कहा, दफा हो जा, और अपने हाथ का गिलास उस टपोरी के मुंह पर दे मारा। वो अधेड़ उम्र का आदमी जो दूर खड़ा तमाशा देख रहा था अब वापस आ गया। उसे लगा कि अब हीरो बनकर लड़की को बचाने का सही मौका है, पर उससे पहले ही खेल बदल गया। वो टपोरी लड़का जिसका नाम शेन जिन था अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने गाली दी और नुआन पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी किसी ने उसका हाथ हवा में ही दबोच लिया। वहाँ एक भारी भरकम शरीर वाला लड़का खड़ा था। शेन जिन, यहाँ हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना यहीं से सीधा 4 कंधों पर बाहर जाएगा, समझा? ये वो हस्ती नहीं है जिसे तू हाथ भी लगा सके। उस टपोरी के दोस्त भी वहाँ आ गए, पर उस मोटे लड़के को कोई डर नहीं था। उसने शेन जिन को झटके से एक तरफ फेंका और नुआन की तरफ देखकर बड़ी तमीज से मुस्कुराया। नमस्ते भाभी जी, आप यहाँ अकेले क्या कर रही है? नुआन की आंखें नशे से भारी थी। उसने उसे गौर से देखा और हकलाते हुए पूछा, क्या तुम येजूंग के छोटे भाई हो? लड़का बोला, हम सगे तो नहीं पर भाई से बढ़कर है। मेरा नाम फुकबाओ है। ये बार मेरी चाची और उनके पार्टनर का है। मैं अक्सर यही रहता हूँ। भाभी जी, इतनी रात को आपका अकेले गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। यहाँ बड़े बदमाश घूमते हैं। मैंने येजून भाई को फोन कर दिया है, वो बस पहुँचने ही वाले होंगे। जैसे ही नुआन ने सुना कि येजून आ रहा है, उसके हाथ पांव फूल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या भागे। नुआन ने निकलने की कोशिश की, पर वो टपोरी लड़का रास्ता रोके खड़ा था। वो हिसाब बराबर करना चाहता था। फुकबाओ की भ्रिकुटियां तन गई। उसने एक कुर्सी उठाई और उन लड़कों की तरफ इशारा करते हुए गरजा, अपनी हद में रहो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम जैसों से डरूंगा? ओए लड़के, ऊपर जा और बाकी भाइयों को बुला ला। यहाँ कुछ कूड़ा करकट साफ करना है। और सुन लो, भाभी जी के चाचा पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अफसर हैं। अगर पंगा लिया तो जिंदगी भर जेल की हवा खाओगे। बार में मौजूद लोग समझ गए कि अब मामला गंभीर है और वो टपोरी धीरे से पतली गली से निकल लिए। वो अधेड़ उम्र का नकली हीरो भी निराश होकर खड़ा रहा, क्योंकि उसका दाव खाली चला गया था। पर वो रुक गया ये देखने के लिए कि आखिर इस सुंदर लड़की का पति कौन है। नुआन लड़खड़ाते हुए बार से बाहर निकल ही रही थी कि तभी सामने से कोई आया। इससे पहले कि वो गिरती, एक जोड़ी मजबूत हाथों ने उसे प्रिंसेस स्टाइल में अपनी गोद में उठा लिया। वो मैं था। फुकबाओ मुस्कुराते हुए किनारे हट गया और बार के बाकी लोग भी समझ गए कि असली हीरो की एंट्री हो चुकी है।
मैंने नुआन को डांटते हुए कहा, पीकर गाड़ी चलाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अगर आज फुकबाओ यहाँ ना होता तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होता। तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है तो कम से कम होश तो रखा करो। नुआन मेरी गोद में दुबकी हुई थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत और सुकून था। वो मेरी गोद में किसी राजकुमारी की तरह सिमटी हुई थी, पर शर्म के मारे उसने अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया था। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं उसे इस हालत में देखूं। मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे लेकर बार से बाहर निकल आया। पर भाई, जैसे ही बाहर की ताजी हवा उसे लगी, मैडम ने आप देखा न ताव और सीधा मेरे कपड़ों पर उल्टियां कर दी। कसम से उस वक्त मेरा दिमाग एकदम फट गया। मैंने दांत पीसते हुए कहा, मेरा तो मन कर रहा है कि इसी वक्त तुझे तेरी मम्मी के सामने खड़ा कर दूं, ताकि उन्हें भी पता चले कि तलाक होते ही उनकी लाडली बेटी बार में जाकर टल्ली हो रही है। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, चलो अपनी गाड़ी की चाबियां दो मुझे। नुआन ने अपनी नशीली आंखों से मेरी तरफ देखा और लड़खड़ाते हुए चिल्लाई, वो मेरी मम्मी है, तुम्हारी नहीं, समझे? मैंने झिड़कते हुए कहा, ठीक है बाबा, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर छोड़ देता हूँ। वो तुनक कर बोली, मेरे पास घर की चाबी नहीं है। मैंने झुंझला कर पूछा, नुआन क्या तुम्हारा घर जाने का कोई इरादा नहीं है? मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है अब। मेरी डांट सुनकर वो किसी सहमे हुए बच्चे की तरह मेरी छाती से चिपक गई और फिर कुछ ही पलों में मुझे उसके सिसकने की आवाज सुनाई दी। वो रो रही थी। वो रोते रोते बोली, ये जून, अब मेरा कोई घर नहीं बचा। मम्मी ने मेरा घर बेच दिया है। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हार मानकर मैं उसे अपने उसी नए किराए के फ्लैट पर ले आया, जिसे मैंने कल ही पसंद किया था। पूरी रात मैं सोफे पर पड़ा रहा और सुबह जब आँख खुली तो बदन का कोना कोना दर्द कर रहा था। ऊपर से दुख इस बात का था कि मेरा नया घर, नया बिस्तर और नया गद्दा, जिसे मैंने अभी तक खुद इस्तेमाल भी नहीं किया था, उस पर कोई और कब्जा जमाए बैठा था। अभी सूरज निकला भी नहीं था कि नुआन के फोन की घंटी लगातार बजने लगी। मैंने नींद में डूबे डूबे ही फोन उठा लिया। जैसे ही कॉल रिसीव हुई, दूसरी तरफ से सासू माँ यानी चेन नुआनकियों की दहाड़ सुनाई दी। वो किसी शेरनी की तरह गरज रही थी और साथ में कुछ प्यार भरी गालियां भी दे रही थी। उस कलमुही को आने दे घर, आज तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी। अभी कल ही तो मना किया था कि रात को बाहर नहीं रुकना, और पहले ही दिन ये हिम्मत। जब उनकी दहाड़ थोड़ी शांत हुई तो मैंने दबे स्वर में कहा, मम्मी जी, मैं ये जून बोल रहा हूँ, नुआन मेरे पास ही है। बस इतना सुनना था कि उन्होंने खटाक से फोन काट दिया। मैं हैरान परेशान फोन को देख ही रहा था कि तभी एक मैसेज आया। मम्मी जी का मैसेज था, मैं और तुम्हारे ससुर जी घूमने जा रहे हैं। नुआन को अपने पास ही रखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और हाँ, अगर उसने मुझे वापस फोन करने की जरूरत की तो उसकी ऐसी परेड लगाऊंगी कि याद रखेगी। मैं सोच में पड़ गया, क्या मम्मी जी को अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं है? पर फिर लगा, फिक्र की बात ही क्या है, आखिर हम 3 साल साथ जो रहे थे। जब मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी नुआन दबे पाव मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। वो बोली, क्या मेरा फोन चेक किया जा रहा है? जब तलाक नहीं हुआ था तब तो तुमने कभी मेरा फोन हाथ नहीं लगाया। यहाँ तक कि जब उस दूध जुतें का फोन आता था तभी तुम कुछ नहीं पूछते थे। तो अब ये जासूसी क्यों? मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसने अभी तक मुंह भी नहीं धोया था। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, नुआन, अगर आइंदा तूने शराब को हाथ भी लगाया तो मैं सीधा मम्मी जी को बता दूंगा, याद रखना। नुआन ने बात घुमाते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। उसने मेरा हाथ से फोन लिया और मेरे सामने ही अपनी ब्लॉक लिस्ट खोल कर दिखाई। उसमें सबसे ऊपर उसी दूध जुतें का नंबर था। उसने फोन सोफे पर फेंका और फिर हंसते कूदते हुए हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम की तरफ भाग गई। नुआन को जाते हुए देख मुझे बड़ा अजीब लगा। अभी तलाक हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे और किस्मत देखो, हम फिर से एक ही छत के नीचे थे। बाथरूम से आती आवाजों के बीच मैं सीधा किचन में गया और नाश्ता तैयार करते करते उसे सासू माँ का मैसेज सुनाने लगा। नुआन, मम्मी और पापा तो घूमने निकल गए हैं और घर की चाबियां भी साथ ले गए। मम्मी ने कहा है कि अब तुझे मेरे पास ही रहना होगा। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आखिर साथ रहना हमारे लिए कोई नई बात तो है नहीं। तभी अंदर से आवाज आई, जल्दी कर, मुझे आज ऑफिस भी जाना है। उसकी ये बेरुखी सुनकर मेरा तो मन किया कि हाथ में पकड़ा चमचा लेकर बाथरूम में घुस जाऊं और उससे 2-2 हाथ कर लूं। भाई, ये चल क्या रहा है? तलाक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की धज्जियां उड़ गई, सिर पर 40 लाख का कर्जा है और हम फिर से पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं। मेरा अंदरूनी स्वैग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि भाई अब तो विरोध कर। मैंने एक लंबी सांस ली और बोला, तू जल्दी हाथ मुंह धो ले, मुझे भी बाहर जाना है। आज मेरा एक नई जगह जॉब इंटरव्यू है। इंटरव्यू? नुआ ने बाथरूम के दरवाजे से अपनी आधी मुंडी बाहर निकाली और शक भरी नजरों से पूछा, कल रात तूने मेरे कपड़े धोकर एकदम चकाचक कर दिए थे। वैसे एक बात बोलूं, तू नौकरी वोकरी छोड़, तू मेरा पर्सनल हाउस हेल्पर क्यों नहीं बन जाता? उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। नहीं भाई, अपनी एक्स वाइफ और उसके पुराने आशिक को चिपका हुआ देखने के लिए मैं अपनी इज्जत का कचरा नहीं करूंगा। भले ही हमारी शादी एक सौदा थी, पर आखिर मैं भी तो एक मर्द हूँ, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब मैंने कहा कि उसे वो दूध जुतेंग पसंद है तो वो चहक कर बोली, तू जल रहा है ना? सच बता, क्या तू मुझे पसंद करता है? मैं चुप रहा। उसने फिर से वही सवाल दागा तो मैं बिना कुछ बोले नाश्ता लेकर
किचन से बाहर आ गया। वो पीछे पीछे आई और बोली, बस एक बार बोल दे कि तुझे जलन हो रही है, मैं उस डू को घास भी नहीं डालूंगी। मैंने झुझलाकर कहा, हाँ मैं जल रहा हूँ। अब खुश? अब चुपचाप नाश्ता कर ले, क्योंकि बदकिस्मती से मुझे फिर से तेरी देखभाल करनी पड़ रही है। वो बड़े नखरे से बोली, ये तो तेरा सौभाग्य है। तुझे पता भी है कल रात बार में कितने लड़के मुझे डिनर पर ले जाने के लिए मरे जा रहे थे। हम दोनों ने एक बात गौर नहीं की थी, तलाक के बाद हमारे रिश्ते का मिजाज बदल गया था। अब मैं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहने